इट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है, अब हमको गांधी जी को एंटर करवाना है बेसिकली। ओके, सो विल स्टार्ट विद द एंट्री ऑफ गांधी जी इन इंडिया। हमने अभी तक पढ़ लिया था कि कैसे 1917 तक आते आते हमारा होम रूल मूवमेंट और गदर मूवमेंट हो गया था। सो होम रूल मूवमेंट एंड गदर मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद अब क्या, अब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है एंड एट द सेम टाइम गांधी जी विल रिटर्न टू इंडिया। सो इसको स्टडी करते हैं कि गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद क्या किया, कैसे इनिशिएशन लिया और क्या कैसे उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई और कैसे एक मूवमेंट को मास मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, सबसे पहले तो उनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका की जो उनकी हिस्ट्री रही है उसको स्टडी करते हैं। तो बिफोर आई मूव ऑन, मैं आपको थोड़ा सा साउथ अफ्रीका का एक मैप उस टाइम का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। सो दिस वाज साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका के कुछ स्टेट्स थे जो मेन स्टेट्स थे जिनमें वो डिवाइडेड था उस टाइम साउथ अफ्रीका। सो दिस वाज द स्टेट नंबर 1, दिस वाज द स्टेट नंबर 2 एंड दिस वाज द स्टेट नंबर 3। ये तीन स्टेट हैं जिनसे हमको मतलब रहेगा। सो दिस वाज द ट्रांसवाल स्टेट, दिस वाज द ट्रांसवाल स्टेट, then this was the Orange State, this used to be called as the Orange State, and the third was Natal State, Natal। ये तीन स्टेट के नाम याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार रिपीट करूंगा। इसके अलावा कुछ प्लेसेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो काम आएगी। सबसे पहले दिस प्लेस वाज डरबन, ये डरबन है। देन उसके बाद दिस वाज जोहानिसबर्ग एंड दिस वाज प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। So this is the capital of South Africa today. So Durban, Johannesburg and Pretoria. These were the three places which were very important जो हम अभी repeatedly use करेंगे। Apart from it एक place और है जिसका नाम आएगा यहाँ पे, that is here, यहाँ पे somewhere lie करती है। This place was called, this city was called Newcastle, Newcastle। This was a mining town in South Africa। सो फिर से बता देता हूँ, तीन स्टेट, ट्रांसवाल स्टेट, ऑरेंज स्टेट एंड नेटल स्टेट, एंड थ्री सिटीज, दैट इज डरबन, जोहानसबर्ग, प्रिटोरिया एंड देन इसके बाद न्यूकासल। दीज आर द फोर सिटीज विच यू नीड टू रिमेंबर। अब इतनी चीज याद हो गई है, क्लियर हो गई है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वील डिस्कस अबाउट कि साउथ अफ्रीका में कहानी कैसे बिगिन हुई। 1883 में गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका एंड जो साउथ अफ्रीका वो गए थे एक छोटे से काम के लिए, वो कन्वर्ट हो गया कितनी बड़ी चीज में कि फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स ही स्टेड इन साउथ अफ्रीका टिल 1914, जब वो इंडिया वापस आए। तो क्या ऐसा हुआ और क्या उन्होंने वहाँ पे किया कि 20 ईयर्स वहाँ पे उन्होंने पास ऑन किए वहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये कहानी देख लेते हैं। 1882 में, 1882-83 में गांधी जी जो है लंदन से इंडिया रिटर्न आए थे अपनी बैरिस्ट्री की स्टडी करके, एडवोकेट की या लॉ की स्टडी करके। उसके बाद आके उन्होंने यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस गुजरात में आके काठियावाड़ में स्टार्ट करी थी। साउथ अफ्रीका में एक क्लाइंट थे इनके जो रिलेटिव या नोन थे रिलेटिव, सो उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। सो दादा अब्दुल्ला को बेसिकली इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने अपने केस को सॉल्व करवाने के लिए और एडवोकेसी के लिए, अपने एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए गांधी जी को गुजरात से कॉल किया। तो गांधी जी सिंस अपनी प्रैक्टिस बिगिन कर रहे थे और प्रोफेशनल प्रैक्टिस बिगिन कर रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यस विल आई विल गो ऑन। तो वहाँ पे जाके उन्होंने पास ऑन किया और दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने रेशियल या रियलिटी फेस करी साउथ अफ्रीका में जाके इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन की। सो व्हाट ही वाज डूइंग व्हेन ही वाज गोइंग फ्रॉम डरबन, जो हमने यहाँ पे डरबन देखा था, व्हेन डरबन से प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग एंड प्रिटोरिया वो जा रहे थे वाया जोहानिसबर्ग। तो उस केस में रास्ते में उनके साथ केस हुआ था जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट लेने के बाद भी उनको फर्स्ट क्लास ट्रेवल में, फर्स्ट क्लास बोगी में जर्नी करना नहीं मिला ड्यू टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उनको निकाल के वहाँ पे उनको कड़ाके की ठंड में इंजन में जो ड्राइवर था उसके बाजू में बैठ के उनको अपनी पूरी जर्नी कैरी करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके जोहानिसबर्ग में जाके उन्होंने केस तो किया, बट केस एक साल चला और फिर केस चलता रहा और कंपेंसेशन हुआ, रिजॉल्व किया, वो बात अलग है। बट यहाँ पे उन्होंने जो पहली बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही इनकाउंटर्ड कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल ऑफ एशियाटिक ओरिजिन एंड पर्टिकुलरली इंडिया व्हिच इज फेस्ड हियर। उसके बाद उन्होंने कुछ ज़्यादा लोड नहीं लिया, लोड इन द सेंस उन्होंने उस चीज़ को आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाया, ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन हिज केस। और फिर उन्होंने एक साल वहाँ पे केस करने के बाद, मतलब वो जो केस रिजॉल्व कराना था वो केस रिजॉल्व करने के बाद
he was going to return to India. When he was going to return to India, तो वहाँ पे जो लोकल पब्लिशर थे उसी टाइम पे जब वो रिटर्न होने वाले थे 1884 में इंडिया में, तो उसी टाइम पे वहाँ पे एक नेटिव लेजिस्लेचर बिल जो है ये पास हुआ। सो नेटिव लेजिस्लेचर बिल के अंदर में ये बेसिकली उन्होंने वहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहाँ पे रूल कर रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट रखी कि अब कोई भी पर्सन जो यहाँ पे एशियाटिक ओरिजिन का और इंडियन ओरिजिन का जो है उसको अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा, एंड वो कहीं भी जाता है तो उसको वो सर्टिफिकेट लेके मूव ऑन करना पड़ेगा, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेके मूव ऑन करना पड़ेगा जो आगे चल के उनकी आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करे। जस्ट लाइक वी हैव एन आधार सिस्टम हियर आज की डेट में, उसी टाइम पे वहाँ पे उन्होंने जितने भी इंडियंस थे उनके लिए कंपलसरी कर दिया, इंडियंस और एशियंस के लिए, कि वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे एंड दे विल कैरी विद देम ऑल टाइम अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो उनकी आइडेंटिटी के लिए काम करेगा। और जहाँ पे भी उनसे ये मांगा जाएगा वो उनको वहाँ पे सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसका मेन पर्पस ये था कि अगर कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो इंडिया से आया हुआ है एंड दे आर हेयर फॉर वर्किंग हेयर, वर्क पर्पज हेयर, तो उस केस में उनको डिफरेंशियल ट्रीट किया जाएगा अगर उनके पास आइडेंटिफिकेशन निकलता है उस चीज़ का। तो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी जिसके अगेंस्ट में थे सबके सब वहाँ पे इंडियंस। तो उन्होंने गांधी जी को वहाँ पे फिर स्टॉप करा कि आप प्लीज़ यहाँ पे रुकिए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो गांधी जी ने ये बात मान ली। उन्होंने वैसे तो 1 मंथ के लिए ये बात करी थी कि ठीक है 1 मंथ में काम करता हूँ और 1 मंथ में यहाँ पे रुकूंगा और ये जो रजिस्ट्रेशन फेज है वो रजिस्ट्रेशन के लिए फाइट करूंगा, बट ओवरऑल फिर वो आगे चल के कंप्लीट हो गया, कवर हो गया पूरा 1 साल के 20 साल के पीरियड में। सो कहानी फिर आगे ऐसी बढ़ी कि इसका जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कराना शुरू करा, पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है जितना भी 20 साल का जो भी 20 ईयर्स का पीरियड है, 20 ईयर्स का पीरियड गांधी जी का 2 फेज में डिवाइड होता है। एक होता है 1894 से लेके 1906 का, एंड दूसरा फेज आता है 1907 से लेके 1914 तक का। ये जो फर्स्ट फेज था स्ट्रगल का गांधी जी का साउथ अफ्रीका में, दिस इज कॉल्ड एज द मॉडरेट फेज। इस फेज में बेसिकली ही वाज मोर फोकस्ड ऑन द मॉडरेट मेथड्स, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड फेज वाज द फेज ऑफ बेसिकली स्ट्रगल या सत्याग्रह, जो ऑफिशियली उन्होंने सत्याग्रह की अपनी खुद की पॉलिसी बनाई थी। ये सत्याग्रह का फेज होता है स्टार्ट 1907 से, जब वहाँ पे जो वाइट्स की गवर्नमेंट थी वो और ज़्यादा ऐसे रिप्रेसिव एक्ट बनाती है जो ब्लैक्स के साथ या फिर इंडियंस के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट करने के लिए काम करती है। तो जब फेज 1 आता है तो फेज 1 में बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो फेज 1 में व्हाट हैपेंस वाज कि एक पिटीशन आती है, ये पिटीशंस लगाने का काम करते हैं। व्हाट द एम वाज कि हम पिटीशंस लगाएंगे विच विल बी एम फॉर लेजिस्लेचर। ये पिटीशंस लेजिस्लेचर्स के लिए रहेंगी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो साउथ अफ्रीका में लोकल लेजिस्लेचर है, ये लोकल लेजिस्लेचर से रिक्वेस्ट करेंगे एंड डिमांड करेंगी कि वो हमारी मतलब जो वहाँ पे रह रहे इंडियंस हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इशू को रिजॉल्व करे। द मेन पर्पस बिहाइंड दिस मेथड वाज सेम, जो कि हमारे यहाँ पे मॉडरेट लीडर्स थे बिटवीन द पीरियड ऑफ 1885 से लेके 1905 तक। तो उनका जो बेसिकली मोटिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा चाहती है, हमको उनको अवेयर बस कराना है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। तो जो प्रेयर और पिटीशन की मेथड जो इंडियन लीडर्स यूज़ कर रहे थे, वही मेथड वहाँ पे गांधी जी ने यूज़ करना शुरू करी। तो उन्होंने इंडियंस को पहले तो यूनाइट किया, यूनाइट करने के बाद वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज नेटल इंडियन कांग्रेस। और नेटल इंडियन कांग्रेस बनाने के साथ साथ उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी एडिट करना शुरू करा, दैट इज इंडियन ओपिनियन, फॉर द पर्पज ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग इंडियंस एंड ऑल्सो मेकिंग द लोकल गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द इश्यूज ऑफ द इंडियन पीपल। तो ये इंडियन ओपिनियन को एडिट करना शुरू करा और नेटल इंडियन कांग्रेस को उन्होंने यूनाइट करा, मतलब ऑर्गेनाइज करा, जिसमें इंडियंस जो थे वो पार्टिसिपेट थे। इनका मेन पर्पस ये था, इनको ये लगता था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और जो लोकल लेजिस्लेचर है उनकी जो पब्लिक है, उनके जो बेसिकली मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स में एक सेंस ऑफ जस्टिस है, एक सेंस ऑफ फेयरनेस है, जो अगर हम उनको अवेयरनेस कराएं, हम उनको अपनी प्रॉब्लम से अवेयर कराएं, तो वो जस्टिस की वैल्यूज़ को, फेयरनेस की वैल्यूज़ को ध्यान में रख के जो वो प्रीच करते हैं, उन वैल्यूज़ को ध्यान में रख के इंडियंस के लिए फेयर स्टेप या अच्छे स्टेप लेंगे। लेकिन फिर 1906 तक आ गया, जब 12 साल गुजर गए और यही मेथड यूज़ करते रहे, कई मेहनत करी, कई बार ऑर्गेनाइज करे एजिटेशन, कई बार उन्होंने मूवमेंट अवेयरनेस के कैंपेन चलाए, लेकिन कुछ आउटकम नहीं आया। तो 1906 में दे रियलाइज कि इसका अब कोई मेथड नहीं चलेगी, ये कोई वर्क नहीं करेगा। ही गॉट कन्विंस्ड कि
This method of petition and prayer won't work in front of British and white government, local white government. तो फिर उन्होंने यहाँ पे सेकेंड फेज स्टार्ट किया। तो जो सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, ये सेकेंड फेज की स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन एक्ट से। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो पास हुआ था उसके अगेंस्ट में अब इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्लान किया। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम भी दिया जाता है। ये ब्लैक एक्ट का मेन एम था ब्रिटिशर्स जितने भी हमारे अगेंस्ट में रिप्रेसिव एक्ट ले रहे हैं उसका ये सिंबल जो है, ये सिंबलिक एक्ट को वो रिप्रेस करेंगे या वायलेट करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, ये जो सत्याग्रह की मेथड थी, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार गांधी जी ने प्रोपेगेट करी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन एम क्या था, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। इसके अंदर में इनका एम ये नहीं था कि वो किसी भी टाइप का वायलेंट मूवमेंट कैरी आउट करेंगे या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डिसरप्ट करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑलवेज एम्ड फॉर डूइंग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में एक चीज ये रहेगी इंक्लूड कि अगर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद लोकल गवर्नमेंट जो है उनकी बातों को नहीं सुनती या नहीं मानती तो उस केस में दे विल वायलेट द लॉ या ब्रेक द लॉ। तो लॉ ब्रेक करने के लिए उन्होंने बात करी, और लॉ ब्रेक करने के बाद भी वायलेंस परपेट्रेट नहीं करना है। लॉ ब्रेक करने के लिए अगर पुलिस उनको हिट करती है, उनके ऊपर वायलेंस करती है तो दे विल बियर द वायलेंस। अगर उनको उठा के जेल में डालती है तो उसके लिए अरेस्ट करेंगे, और अगर कोर्ट उनसे पूछता है कि क्या आपने क्राइम करा है तो वो गिल्टी प्लीड करेंगे सो दैट उनको जेल में डाला जाए फॉर वायलेटिंग द एक्ट। एंड उसको मास में वो जेल को फिल करना चाहते थे। तो गांधी जी ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट से डील करने के लिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में फाइट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, जिसका मेन एम रहेगा ये जो ब्लैक एक्ट है या फिर जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है इसके अंदर में वायलेशन करना। तो पैसिव रजिस्ट्रेशन रेजिस्टेंस एसोसिएशन के अंदर में इन्होंने मैक्सिमम बहुत सारे इंडियंस को जो है एनरोल करा, एनलिस्ट करा, और इनका मेन एम क्या बताया, इनको सबको ये चीज डायरेक्ट करी गई कि कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। गवर्नमेंट कितना भी फोर्स अप्लाई करती है करने चाहिए, लेकिन हम कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। इन रजिस्ट्रेशन में फिंगरप्रिंट भी इन्वॉल्व होते थे, उनको अपने फिंगर का बायोमेट्रिक फिंगर के प्रिंट भी देने होते थे। तो ये फिंगरप्रिंट भी नहीं रजिस्टर कराएंगे, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराएंगे। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है वो अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड बेसिकली टीयर अप करके फेंक देंगे एंड यूज में नहीं रखेंगे एंड अपने साथ कैरी आउट नहीं करेंगे। और इस वायलेशन के लिए, लॉ के इस वायलेशन के लिए अगर उनको जेल जाना पड़े तो वो जेल भी जाएंगे। तो जेल जाना पड़े, तो जब उन्होंने ऐसा वायलेशन करना शुरू करा, गांधी जी खुद इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, इस एसोसिएशन को, सत्याग्रह को, तो फिर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। और गांधी जी को जेल में डाला 1907 में, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। उनका मेन एम था कि हमको जेल में डालेंगे मास में तो ये चीज न्यूज बनेगी, और न्यूज बनेगी तो और अवेयरनेस फैलेगी, और अवेयरनेस फैलेगी तो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर और प्रेशर बिल्ड होगा कि आप कैसे ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं एंड एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जस्ट फॉर नॉट मेकिंग द रजिस्ट्रेशन कार्ड या नॉट रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्टरिंग फॉर रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो जब इसकी लास्ट डेट निकल गई, जो लास्ट डेट इंश्योर्ड थी कि इस डेट तक आपको सबको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो जब किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो सबको जेल में डालने लगे, और जब जेल में डालने लगे तो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर वही प्रेशर बिल्ड होने लगा जो गांधी जी ने एक्सपेक्ट किया था। तो इसमें जब इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड होने लगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या वाइट की गवर्नमेंट के साइड से एक जनरल स्मट्स नाम के उनके जो ऑफिसर थे ये आए, और इन्होंने फिर नेगोशिएट करना शुरू करा। और इन्होंने गांधी जी से नेगोशिएट करके ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम आपसे कंपलसरी नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन वी नीड दैट रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन एंड फॉर मेकिंग पॉलिसी। तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर सारे के सारे इंडियंस जितने भी रहते हैं वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इन दैट केस हमने ये जो लेजिस्लेशन पास किया है, हमने जो एक्ट पास किया है जो सबके लिए कंपलसरी रखता है रजिस्ट्रेशन करवाना, ये लेजिस्लेशन को हम रिपील कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। तो गांधी जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बोला ठीक है, आई एम रेडी टू कोऑपरेट विथ यू। तो उन्होंने कोऑपरेशन करना स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने गांधी जी ने खुद सबसे पहले जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और गांधी जी जब रजिस्ट्रेशन कराया तो बाकी के जो मेंबर्स थे इंडियन कम्युनिटी के, उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया गांधी जी की बात सुन के। बट एक बार सारे के सारे जितने भी इंडियंस थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर उसके बाद जनरल स्मट्स अपने एग्रीमेंट से पलट गया या एग्रीमेंट्स को ब्रेक कर दिया उन्होंने। और एग्रीमेंट को ब्रेक करने के बाद उन्होंने बोल दिया कि ये लेजिस्लेशन को मैं रिपील नहीं करूंगा, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द इंडियंस टू कैरी दिस आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑल द टाइम विद देम। अगर किसी को ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस पकड़ती है और उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिलता है तो उस पर पेनाल्टी भी लगेगी और उसको जेल भी हो सकती है। तो इस केस में गांधी जी गए, और फिर गांधी जी ने
पब्लिक जनरल स्मर्ट्स के ऑफिस के सामने जाके पब्लिकली जितने भी अपने मेंबर्स थे और एसोसिएशन के, उनके साथ में जाके ऑफिस के बाहर ही उन आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट की पब्लिक बर्निंग मास में करी। देन उसके बाद आता है सेकंड एक्ट, जिसके अंदर अगेंस्ट में फिर प्रोटेस्ट होगा, दैट वाज द ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट। तो ये ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट से भी एक बड़ा इशू बना। द थिंग वॉज, मैंने आपको अभी ऊपर मैप दिखाया था, तो मैप देखिएगा यहाँ पे, ये देर इज दिस ट्रांसवाल, दिस इज द फर्स्ट स्टेट एंड दिस इज ऑरेंज एंड ये नेटल। तो ये नेटल वॉज द स्टेट जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ इंडियंस जो थे वो रेसाइड करते थे। रीजन वॉज जितने भी माइनिंग सेंटर्स थे वो नेटल स्टेट में कंसंट्रेटेड थे। तो जब माइनिंग यहाँ पे होती थी तो पॉपुलेशन, जो वर्कर पॉपुलेशन थी, उनका भी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे था। तो इस कारण से ये स्टेट जो था वो प्रॉस्पेरस नहीं था, पॉवर्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थी एज कम्पेयर टू दैट। ट्रांसवाल वाला जो प्रोविजन था, ये बहुत प्रोविंस जो था ये बहुत ही प्रॉस्पेरस हुआ करता था। एंड प्रॉस्पेरस होने के कारण, इसी कारण से काफी सारी पॉपुलेशन जो है ये यहाँ पे माइग्रेट करने की कोशिश कर रही थी और माइग्रेशन कर रही थी लॉन्ग टर्म से। तो जैसे कि ऐसी कंडीशन होती है आज की डेट में, बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात या फिर जो सदर्न स्टेट है वहाँ पे माइग्रेशन करने की लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड करप्शन है, जबकि यहाँ पे इन स्टेट्स में प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, इसलिए इनकम के लेवल बढ़ाने में हेल्प मिलती है। सिमिलर कंडीशन वॉज प्रिवेलेंट हेयर, जहाँ से नेटल से ट्रांसवाल में माइग्रेट करने की काफी टाइम से काफी सारे लोग कोशिश कर रहे थे और माइग्रेट भी कर रहे थे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट या वाइट की गवर्नमेंट को ये डर था कि कहीं ना कहीं आगे चल के ट्रांसवाल जो है वो इंडियंस से पॉपुलेट ना हो जाए और वहाँ पे जो वाइट्स रहते हैं मेजोरिटी में, वो वाइट्स की पॉपुलेशन को इफेक्ट ना आए, ये पॉवर्टी के कारण, अनप्रॉस्पेरिटी के कारण, ये जो पॉवर्टी स्प्रेड होगी इस रीजन में, उसके कारण वहाँ पे एक अनसाइटली लोग या फिर सेपरेशन एक बना रहे वाइट्स की प्रॉस्पेरस कॉलोनी का और ब्लैक्स की या फिर इंडियंस की एक जो अनप्रॉस्पेरस कम्युनिटी है, कॉलोनी है या एरिया है, उनका एक सेपरेशन बना रहे। तो ये ट्रांसवाल, ये मूवमेंट को या माइग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने एक ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट निकाला, जिसके अंदर में कोई भी अनऑथराइज तरीके से या बिना परमिशन लिए नेटिव से ट्रांसवाल में माइग्रेट नहीं कर सकता, सिर्फ लिमिटेड स्केल पे ही ट्रांसमिट कर सकता है अगर उसकी नीड होगी तो इसका भी बहुत ज्यादा फिर प्रोटेस्ट हुआ, इंडियंस ने इसका प्रोटेस्ट करना शुरू करा, क्योंकि स्पेसिफिकली इंडियंस या ब्लैक्स के माइग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए था। तो फिर गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी लीड करना शुरू करा, और फिर गांधी जी ने मूवमेंट लीड करना शुरू करा तो इनको फिर जेल हो गई। इन्होंने बेसिकली इंडियंस को लेके मास में, बल्क में वहां पे माइग्रेट करने के लिए बॉर्डर को क्रॉस किया नेटल से ट्रांसवाल की तरफ, और जैसे ही इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करी तो पुलिस ने उनको उठा के जेल में डाल दिया 1908 में। अब गांधी जी जब जेल में गए तो यहाँ पे एक इशू और शुरू होना शुरू हुआ। द थिंग वाज कि गांधी जी जेल में गए ही थे, और जब जेल में जाने लगे तो 1906 वाज द टाइम जब इन्होंने सत्याग्रह का फेज जो स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको बताया था सेकंड फेज। तो सेकंड फेज जब स्टार्ट किया तो गांधी जी को एक चीज रियलाइज हुई कि अब मुझे फुल टाइम काम करना पड़ेगा सत्याग्रह में। फुल टाइम मतलब ये मूवमेंट जो है अभी तक जो थी, गांधी जी जो थे, मूवमेंट जो भी एजिटेशन या जो भी डेमोन्स्ट्रेशन या पिटीशन या जो भी पॉलिटिकल वर्क करते थे वो बेसिकली अपनी मनी से ही सपोर्ट कर रहे थे। वो साथ साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे थे, प्रैक्टिस मतलब अपनी जो लॉयर की प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो भी कंडक्ट कर रहे थे। तो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस के थ्रू जो मनी आती थी उससे वो अपने आप को सस्टेन करते थे, कुछ मनी से लोगों से कंट्रीब्यूट करते थे। जो नेटल कांग्रेस थी, नेटल कांग्रेस में जो भी फंड आता था उस फंड में से भी थोड़ी बहुत सैलरी ड्रॉ करते थे, और बाकी जो पैसे आते थे काफी सारे पैसे को उसको यूज करते थे मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए। लेकिन जब ये लॉन्ग टाइम के लिए जेल में रहने लगे सत्याग्रह कंडक्ट करते करते या सत्याग्रह कंडक्ट करने के कंटेक्स्ट में, तो उस कंटेक्स्ट में इनके लिए फाइनेंशियल क्रंच आने लगा, और उसके साथ साथ एक और इशू होने लगा कि फाइनेंशियल या फंड की कमी के कारण, लोगों को सपोर्ट ना कर पाने के कारण बहुत लॉन्ग टाइम तक वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, और अगर करने की कोशिश करते थे तो उनमें एक फिटीग आने लगता था, बोथ इमोशनल, बोथ इकोनॉमिक, बोथ इमोशनल एंड इकोनॉमिक, दोनों तरफ से लोगों में फटीग आने लगता था अगर मूवमेंट एक लिमिट के बियॉन्ड चलता था।